शहजाद साहब, आप मुझे बता दीजिएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं कि जी बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो उनको तो जगह नहीं मिलती है कि वो कहाँ जाएं, कहाँ पर काम करें। हॉस्पिटल्स के अंदर इतनी वैकेंसीज शायद नहीं हैं। देहात के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज सर होती हैं, बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ये लोग वहाँ जाने से साफ इनकार कर देते हैं। शहजाद साहब। अच्छा देखिए, मैं दोनों पहलू आपके सामने जल्दी-जल्दी रख देता हूँ। जी जी पहली सर। बात ये है कि जब जिस ज़माने में हम मैट्रिक पढ़ा करते थे, एफए किया करते थे, एफएससी किया करते थे, तो वो जो लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आया करते थे, तो उनके इंटरव्यूज़ हम बड़े शौक से पढ़ते थे अखबारात में। हम्म। वो कहते थे कि मैं बड़ा होके दुखी इंसानियत की खिदमत करूँगा और डॉक्टर बनूँगा। हम्म। उसके बाद चूँकि इंसानियत सुखी हो गई, तो फिर दुखी इंसानियत की खिदमत की ज़रूरत ना रही, ये एक हम्म। कारोबार बन गया। हमने प्राइवेट कॉलेजेस के हवाले कर दिया तालीम का मामला। और उसके बाद वहाँ से धड़ाधड़ वो लोग भी डॉक्टर बनने लगे जो कि डॉक्टर नहीं बन सकते थे। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हमारी तरजीहात कौमी सतह पर ठीक नहीं है। हमने अपने टोटल बजट का जो कितना 2% 2.5% से ऊपर हमने कभी सेहत पर लगाया नहीं। सेहत हम्म। हमारी कभी उस तरह से मतलब तरजीहात में रहा नहीं है। प्रायोरिटी नहीं रही। हमारा 100 सवा 100 मतलब हर 100 सवा 100 बंदा जो है उसके ऊपर ना कोई डॉक्टर होता है, ना कोई नर्स होती है। अगर ऑन एवरेज आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जो अनअटेंडेंट होंगे। हैविंग ठीक हो सेड गया, दैट, ठीक हो मैं गया। आपसे सिर्फ एक फ़िक्रा कह दूँ जी जी कि सर। यहाँ पे जो लोग काम के हैं, उनकी जानों को खतरा होता है। यहाँ पे जो लोग ठीक अपना नाम बना लेते हैं, अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल, फिर रोज़गार की सूरत-ए-हाल। हम्म। आज का मैं आपको एक फ़िक्रा मैं कह दूँ कि आज मेरे घर को मेहमान आए थे, उन्होंने जाना था जर्मनी एम्बेसी में अपने इंटरव्यू के लिए, सही। तो उन्होंने मुझे बताया कि शटल सर्विस में आज 4 बसें जो हैं वो पहले अमेरिका के लिए रवाना हुई हैं, तो उसके बाद बाकी तमाम ममालिक के लिए 1 बस बनी है। तो ये हम्म। सूरत-ए-हाल है जिस तरह से लोग बाहर जा रहे हैं। यही वजह है कि कोई एहतजाज के लिए उस तरह से बाहर निकलता दिखाई नहीं देता है, कोई मौसर हिकमत अमली नहीं है सारी चीज़ को लेकर। आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे मौक़े हैं जिसमें आपने मुझे काशिफ़ रफ़ीक से इख्तिलाफ़ करते हुए देखा है? एक या दो। काशिफ़ रफ़ीक एक बड़ा आदमी है और इसका टेलीफ़ोन जो है वो हर आदमी की एक्सेस में नहीं होता। तो बड़े आदमी की बात से इख्तिलाफ़ नहीं किया करते। बात सिर्फ़ इतनी है कि इस बारे में आज काशिफ़ साहब को ख़्याल आया कि ये 80-90% लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं। जो आज नहीं सर, कंप्रोमाइज़ मैं पहले लोग भी हैं, कहता रहा हूँ। नहीं, आपने कहा आज मैं पहली दफ़ा कह रहा हूँ, आप अपने अल्फ़ाज़ आप अगर इसको दोबारा सुनेंगे जब ठीक हो प्रोग्राम, गया। तो जी जी। आपको आपने यही कहा है कि आज मैं ये पहली दफ़ा कह रहा हूँ कि 80-90% लोग जो हैं, वो कंप्रोमाइज़ हैं। अच्छा, कंप्रोमाइज़ जो है ये मतलब पॉलिटिकल एंटिटी जो है हमारी, वो उसका यही एक अलमिया रहा है शुरू से कि हम लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, हम असूलों की सियासत नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल फाइबर है वो पावर ड्रिवन है। हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं, इक़्तिदार तक पहुँचने की, काम लेने की, पैसे बनाने की एक हवस है जिसके तहत ये सारा निज़ाम हम चलाते हैं। हमारे इस पूरे सिस्टम का मतलब कभी भी अवाम को फलाह-ओ-बहबूद या उसकी ज़िंदगी आसान करना नहीं रहा। तो इस फ्लॉ की वजह से लोग जो है वो अपने ज़ाती इंटरेस्ट की तरफ जाते हैं। ये बात बहुत हद तक दुरुस्त होगी, लेकिन मेरा ख़्याल है 80-90% ज़्यादा है। मुझे लगता है कि 10-15% लोग जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगे और 70-80% लोग जो हैं वो होंगे जो कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि हर आदमी एक जो आम ज़िंदगी गुज़ारता है उसके लिए ये मसला है कि उसके घर में अगर आप चाहते हैं कि दरवाज़े तोड़े जाएँ और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो हर आदमी उसको अफ़ोर्ड नहीं करता। लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी किसी सूरत-ए-हाल से बचा जा सके। शहजाद साहब, सर ये फरमा दीजिएगा कि कायदे ऐवान की अगर हम बात कर लेते हैं सेनेट में, तो उनकी अपनी हाज़िरी जो है वो सिर्फ 28% रही है। चलिए फ़र्ज़ कर लें अगर उनको लाइक अगर 100 बार बुलाया गया तो उसमें से वो 10 दफ़ा 28 दफ़ा आए हैं। उन्होंने खुद ही संजीदा नहीं लिया। और फिर जब ये लोग गैर संजीदा हैं इस सारे मामले को लेकर, तो फिर शहजाद साहब ये तनख्वाहें किस खुशी में बढ़ा लेते हैं इतनी इतनी? मुझे शहजाद साहब की आवाज़ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनने का मौका मिला डॉक्टर साहब। ये हेलो। मैं आपको सुन नहीं पा रही शहजाद साहब, दोबारा से आप मेरा सवाल वहीं पे आप कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज़, शुरू से आइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? जी सर, जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये है कि मेरे नज़दीक ये जो डॉक्टर साहब ने ये ज़बरदस्त है और हर तारीख के तालिब इल्म को इससे कुछ सीखना चाहिए। जो आपने बात की है ना कायदे ईवान वाली, तो पहले हम ज़रा इसको एड्रेस कर लेते हैं। जो कायदे ईवान होते हैं ना, वो असल में चूँकि उनके पास नायब वज़ीर-ए-आज़म का और वज़ीर ख़ारिजा का एक वो मसरूफ़ आदमी है,
उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने अफसरान की बोर्ड भी इवन हेड किया है, उन्होंने दाता दरबार के उर्स के जो इंतजामात हैं वो भी देखने होते हैं। तो जैसी आई एम रियली सॉरी शहजाद साहब दोबारा से आपको कनेक्ट करते हैं। मैं तब तक फिर नौशाद साहब पे चली जाती हूँ। आपकी ना आवाज़ ब्रेक हो रही है शहजाद साहब। गड़बड़ है क्या? अब आ रही है आवाज आपको? इनकी पिक्चर का भी इशू हो रहा है। मैं तो आपसे कहूँगी आप एक काम कीजिए ना, आप एक काम कीजिए, इनको सिर्फ ऑडियो पे ले लें, पिक्चर लगा लें अभी, क्योंकि फिर अगर ये वीडियो पे आएंगे तो फिर तो ये मसला आएगा। सिर्फ ऑडियो पे रहेंगे तो फिर भी ठीक आ जाएगा। अब कुछ बेहतर हुई है यार। वो असल में मैंने दरवाजा आज बंद किया हुआ, गर्मी होती है जब तो फिर थोड़ा सा सिग्नल का इशू होता है। मैंने दरवाजा खोल अब बहुत बेहतर है शहजाद साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। फिर अगर मसला आया तो फिर वो फिर ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। मैं ये कहना यार एक सेकंड ठहरना है। जी टेक योर टाइम शहजाद साहब, नो इश्यूज एट ऑल। यार दरवाजा मैंने खुद खोला है, सिग्नल का इशू आ रहा है। अच्छा, वो फिर कोई बंद करने आ गया था। आ गई, कैसे खुल गए? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। ये जो आपने कायदे ईवान की हाजिरी वाला मामला उठाया, तो जाहिर है आप इस बात को ज़हन में रखें कि जो कायदीन हैं उनका नाम है भी हैं, खारजा भी हैं मुल्क के, तो उनके ऊपर भारी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने गैर मुल्की करने होते हैं, उन्होंने अफसरान की तरक्कियों का जो बोर्ड है उसको भी हेड करना होता है। उन्होंने दाता दरबार और बरी इमाम के जो उर्स हैं उनके इंतजाम भी देखने होते हैं, और बेशुमार कमेटियों को उन्होंने हेड करना होता है। वो ज़ाहिर है सेनेट को उसी वक्त आ पाएंगे जब उनके पास टाइम होगा। तो आप ये बातें ज़हन में रख के उनके बारे में सवाल किया कीजिए। लेकिन ये जो अभी आपने सवाल किया था डॉक्टर साहब से, वो बड़ी दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया कि इमरान वादे के तहत आइन के ऊपर। अच्छा, आप अभी वो इमारतें देखी हैं जिनमें एक्सटेंशन का काम हो रहा होता है, कोई नया लेंटर डाल रहा होता है, तो वो उसके साथ ना बांस लगा देते हैं उसको खड़ा रखने के लिए उस इमारत को। तो वो उसको कहा जाता है पंजाबी में तुका, ताकि वो सहारा देता है बुनियादी बिल्डिंग को ताकि वो गिर ना जाए। तो ये जो सहाफत का तुका हमने लगाया हुआ है वो इसलिए था कि चूंकि जो आइन की आपकी इमारत है वो उसका बोझ 3 सतून नहीं उठा पा रहे थे। तो बाकी डॉक्टर साहब ने बाकी सारी गुफ्तगू बहुत खूबसूरत की है। ये बात किताबी तौर पर दुरुस्त है कि 3 ही सहाफत यानी ये सतून हुआ करते हैं रियासत के। सहाफत चौथा सतून एक ख्याली सतून है कि ये वॉच डॉग है और ये देखभाल करता है और वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें इसी तरह से हैं। एक बात से मैं उनकी इख्तिलाफ करूंगा। उन्होंने कहा जी कि रिटायर्ड फौजी कहते हैं हम ये सतून है। मैं बिल्कुल इसकी पुरजोर तरदीद करता हूँ। रिटायर्ड फौजी हरगिज़ नहीं कहते कि हम रियासत का चौथा सतून, 5वां 6वां सतून है। ठीक हो गया जी। आपका ये एतराज़ पहुंच गया और आपने ख्याली उसकी बात की सतून की। तो वैसे भी हम सहाफ़ी बहुत सारी चीज़ों में ख्याली पुलाव ही बना रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता था कि फारूकी साहब रिटायर्ड फौजी है। माजरत है। आप पता नहीं उनका आवाज़ क्या है। मेरा ज्यादा जोर जो है वो रिटायर्ड फौजी पे है। आप मेरा मतलब बहुत तरदीद करें, ज्यादा ना करे दें। चलिए ठीक हो गया, आगे मेरे ख्याल में बढ़ जाते हैं।